बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम फ़्लो चार्ट की मिसाल नंबर 8 और मिसाल नंबर 9 पढ़ेंगे। ये तफसीली फ़्लो चार्ट हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमने फ़्लो चार्ट की जो मिसाल है, मिसाल नंबर 8 और मिसाल नंबर 9, इन दोनों को पढ़ना है और तफसील से इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े फ़्लो चार्ट हैं, क्योंकि ये जो जिस मसले के ऊपर ये बनाए गए हैं वो मसला भी बड़ा है। तो उसके लिए ये फ़्लो चार्ट हमने पढ़ने हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट नंबर 8 जो है, जो मिसाल नंबर 8 है, इसकी बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि फ़्लो चार्ट का जो मसला होता है जिसके बारे में हम फ़्लो चार्ट बना रहे हैं, उस मसले का जो बयान है उसको समझना ज़रूरी होता है। जब तक हम उस बयान को समझेंगे नहीं तब तक हम फ़्लो चार्ट सही तरह से नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। वो कहता है दिए गए 3 गैर मुसावी अदाद में से सबसे बड़ा अदद मालूम करें। यानी आपके पास 3 अदाद होंगे, दिए गए जब उसने कह दिया ना, तो इसका मतलब है कि हमने सारिफ से यानी यूज़र से लेने हैं। तो ये बहुत आसान है कि आपको जो भी उसने कहा है ना कि दिए गए, या जो चीज़ हमें कुलिये में लगानी है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो उसको हमने सारिफ से यानी यूज़र से ले लेना है इनपुट के तौर पे, और वो जो इनपुट हमें वो देगा उसके ऊपर ही हमने प्रोसेसिंग यानी अमल करना है और उसके बाद हमने उसको आउटपुट में दिखा देना है। तो वो कहते हैं दिए गए 3 मुसावी अदाद में से सबसे बड़ा अदद मालूम करें। मुसावी, गैर मुसावी का मतलब है कि जो इक्वल नहीं होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। 3 गैर मुसावी अदाद हमने लेने हैं सारिफ से, और हमने ये देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा अदद कौन सा है, और जो सबसे बड़ा अदद होगा वो हमने आउटपुट में दिखा देना है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट करना है। जैसे आपको पता है कि हम स्टार्ट लिखते हैं और उसको हम टर्मिनल की अलामत से उसका इजहार करते हैं। उसके बाद हमने 3 आदाद चूँकि सारिफ से लेने हैं यानी इनपुट लेनी है, तो हमने इनपुट की अलामत लगाई। इनपुट की अलामत लगाने के बाद उसमें लिखा इनपुट N0, N1 और N2। ये 0, 1, 2 ये असल में 3 बनते हैं ना, तो 3 आदाद हमने इनपुट में ले लिए। अब हम कर रहे हैं लार्ज बराबर है N0 के। अब ये लार्ज क्या है, इसको आपने ध्यान से समझना है। ये लार्ज क्या चीज़ है? देखिए, लार्ज हमने एक और अदद ले लिया, या एक मुतगय्यर कह सकते हैं, मुतगय्यर ले लिया। उसमें हम कीमत महफूज करवा रहे हैं N0 की। N0 की जो भी कीमत है जो सारिफ ने दी हुई है, N0 को भी दी है, N1 को भी दी है, यानी N1 को और N2 को भी दी है। ये जो 3 कीमतें उसने इनपुट में दी हैं, उनमें से जो पहली कीमत है वो हमने किस में महफूज करवा दी? लार्ज में। हम करने ये जा रहे हैं, इसको समझिएगा ज़रा, ये लार्ज का मकसद क्या है। ये जो लार्ज का मुतगय्यर मैंने यहाँ पर लिया, इसका मकसद ये है कि हम लार्ज की जो कीमत है, लार्ज के अंदर कौन सी कीमत है? सबसे पहले जो पहली कीमत सारिफ ने दी हुई है यानी N0 के अंदर, वो लार्ज को कीमत देती। अब लार्ज की कीमत का मुआजना करेंगे N1 की कीमत से। अगर N1 की कीमत बड़ी है लार्ज की कीमत से, तो लार्ज के अंदर N1 की कीमत महफूज करवा देंगे, N0 वाली ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर N1 की कीमत छोटी है तो फिर हम N1 की कीमत जो है वो लार्ज में महफूज नहीं करवाएंगे, लार्ज के अंदर बड़ी वाली रकम ही रहने देंगे। जो बड़ी कीमत है, जो बड़ी रकम है, वो लार्ज में ही रहेगी। फिर उसके बाद मुआवजना करेंगे N2 के साथ, लार्ज का N2 के साथ मुआवजना करेंगे। तो अगर N2 में बड़ी कीमत है तो वो लार्ज में महफूज करवा देंगे, वरना लार्ज में पहले ही बड़ी है कीमत और N2 की छोटी है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, लार्ज में बड़ी कीमत ही रहने देंगे। और फिर लास्ट पे यानी एंड पे हम क्या करेंगे कि प्रिंट कर देंगे लार्ज की कीमत, यानी फ़्लो चार्ट के आखिर में हम वो जो लार्ज की कीमत है वो दिखा देंगे, और लार्ज के अंदर कौन सी कीमत पड़ी हुई है जो सबसे बड़ी कीमत है। अब देखिए, हम यही करने लगे। फिर मैं मिसाल के तौर पर समझाने के लिए N0, N1 और N2 को मुख्तलिफ़ कीमतें दूंगा और उससे भी समझा दूंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर इनपुट में 3 अदाद ले लिए। अब यहाँ पर लार्ज में हमने N0 की कीमत रखवा दी, तो ये यहाँ पर प्रोसेसिंग है, इनपुट तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोसेसिंग की लामत लगा दी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो फ़ैसला साजी करते हैं वो वाला काम करें। यहाँ शर्त लगी है, शर्त ये लगाई हुई है कि N1 की कीमत क्या
बड़ी है लार्ज से, ये बड़ी यानी ग्रेटर की अलामत होती है कि अगर n की कीमत बड़ी है लार्ज से, मैंने आपको बताया था ना कि मुआवजना करेंगे फिर लार्ज का n एक के साथ, तो n एक में अगर बड़ी कीमत पड़ी हुई है लार्ज की निस्बत, अगर ये शर्त दुरुस्त हो जाती है, यस दुरुस्त हो जाती है, हाँ अगर ये ऐसा है, अगर n एक में जो कीमत है वो बड़ी है लार्ज से, तो इसका मतलब है लार्ज में हमने वो कीमत रखवानी है, यस तो फिर इस तरफ आएगा, यस में इस तरफ आएगा, नो में उस तरफ जा रहा था, लेकिन अगर ऐसा है तो लार्ज को क्या दे देगा, n1 की कीमत, यहाँ पे लार्ज को n0 यानी n0 की कीमत दी थी और यहाँ पे n1 की कीमत लार्ज को मिल जाएगी। उसके बाद हम n2 का मुआवजना करेंगे लार्ज के साथ, अगर n2 में जो कीमत पड़ी है क्या वो बड़ी है लार्ज से, अगर ऐसा है यस, हाँ अगर ऐसा है तो लार्ज को n2 की कीमत दे देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे लार्ज की कीमत, यानी लार्ज में वही रहने देंगे और आखिर में हम लार्ज की जो कीमत है वो स्क्रीन पर दिखा देंगे कि भाई ये सबसे बड़ा अदद आपको मिल गया। उसके बाद हमने इसका इख्तिताम कर दिया। अब इसके अंदर मुख्तलिफ अदाद देकर मिसाल के तौर पर इसको देख लेते हैं कि हमारा जो फ़्लो चार्ट है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फ़्लो चार्ट को चेक करने के लिए हम उसके अंदर कीमत जो है वो दर्ज करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि n0 जो है उसकी कीमत है हमारे पास 3, n1 की कीमत है हमारे पास 2 और n2 की कीमत है हमारे पास 4। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, हमने फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ी हम फ़र्ज़ करते हैं कि सारिफ़ ने ये 3 रकमें जो हैं वो इनपुट में दे दी, पहली रकम 3, दूसरी 2 और तीसरी 4। अब क्या हुआ कि लार्ज को कीमत मिल गई n0 की यानी n0 की, तो n0 की कीमत क्या है 3, तो लार्ज जो है उसमें क्या महफूज हो गया 3। यहाँ से जब आगे आया तो अब मुआवजना किया जा रहा है n1 का लार्ज के साथ, क्या n1 की कीमत लार्ज की कीमत से बड़ी है, यहाँ से देखते हैं कि n1 की जो कीमत है ये तो 2 है और लार्ज की कीमत क्या है 3 है, तो क्या n1 की कीमत बड़ी है लार्ज से, नो नहीं है, तो नो की तरफ आएगा, नो की तरफ उसने किधर जाना है, नो की तरफ उसने इधर आ जाना है, यानी इसको उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये शर्त ही गलत हो गई है, शर्त दुरुस्त नहीं हुई, यहाँ आ गई, यहाँ से जब इधर आया तो आगे अब दोबारा से मुआवजना किया जा रहा है n2 का लार्ज के साथ, क्या n2 की जो कीमत है वो लार्ज से बड़ी है, n2 की कीमत लार्ज से बड़ी है, यस बिल्कुल है, तो यस यस की तरफ आ जाएगा, नो की तरफ नहीं जाएगा, इस सूरत में अब नो की तरफ नहीं जाएगा, जब इस तरफ आएगा यस की तरफ तो कर देगा लार्ज को n2 यानी लार्ज में n2 की कीमत रखवा देगा, इस तरफ आ गया, यस पे इस तरफ आ गया, लार्ज में कौन सी कीमत चलेगी n2 की, तो n2 की कीमत 4 है, तो अब लार्ज जो है वो 3 नहीं रहा बल्कि क्या हो गया 4 हो गया, अब लार्ज की जो कीमत है वो 4 हो गई। इस तरह से जब यहाँ से यहाँ आएगा, हमें ये तीर का निशान बता रहा है कि किसके बाद कहाँ जाना है, इस मरहले के बाद इस मरहले पे आना है, जब यहाँ पे आया तो प्रिंट कर देनी है लार्ज की कीमत, तो लार्ज की कीमत क्या है 4, तो 4 जो है वो आउटपुट में मिल जाएगा। तो देखें इन तीनों में जो लार्ज वैल्यू थी, जो लार्ज रकम थी, जो कीमत थी वो 4 ही थी, तो इसका मतलब है कि हमारा फ्लो चार्ट बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है। जिस तरह मैंने यहाँ पर इसको कीमतें दी हैं, आप भी इसको कीमतें देकर चेक कर लें, 1, 2, 3, 10, 12, 15 इस तरह से कोई भी कीमत देकर आप चेक कर लें और इसी तरह से इसको चलाएं। आपका जो फ्लो चार्ट है वो आपको लास्ट पे एंड पे जो प्रिंट करेगा कीमत वो सबसे बड़ी वाली कीमत होगी। उम्मीद है कि मिसाल नंबर 8 आपको समझ आ गई होगी। अब मिसाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 9 का जो बयान है वो ये है कि किसी मजमून का ग्रेड मालूम करना जबकि मजमूई नंबर और हासिल करदा नंबर दिए गए हों। मजमूई नंबर जो है और जो हासिल करदा नंबर है वो दिए हुए से मुराद है हमने सारिफ से लेने हैं। आसान सा सादा सा तरीका है कि जो उसने क्या दिए हुए हैं हमने सारिफ से ले लेने हैं। तो सबसे पहले उसी तरह से हमने इसको शुरू किया और शुरू करने के बाद हमने इनपुट में ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स क्या हैं कि ये हमारे पास मजमूई नंबर जो हैं इसको टोटल मार्क्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, और जो हमारे पास हासिल करदा नंबर हैं इसको अंग्रेज़ी में हम ऑब्टेन्ड मार्क्स कहते हैं। जो हासिल करदा नंबर हैं और जो मजमूई नंबर हैं वो हमने सारिफ से ले लेने हैं कि भाई तुम्हारे किसी मजमून में कोई भी मजमून जो भी जिसका भी वो ग्रेड निकालना चाहता है, ग्रेड मालूम करना चाहता है, उसके हासिल करदा नंबर कितने हैं और जो उसके मजमूई नंबर हैं जो वो कितने हैं। उसके लिए
हमने इनपुट में दोनों ले लिए। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर उसकी जो परसेंटेज है यानी उसके कितने फ़ीसद नंबर आए हैं वो मालूम करना है। फिर वो जो परसेंटेज है यानी जो कितने फ़ीसद नंबर हैं उसकी जो परसेंटेज है उसका हम मुआवजा करेंगे और देखेंगे कि कितनी है। और ग्रेड जब हमने निकालना होता है तो उसमें अगर 80% से ज़्यादा नंबर हैं यानी उसकी जो परसेंटेज है अगर 80% से ज़्यादा है तो उसका ग्रेड होता है A+। और अगर 70% से ज़्यादा, 80% से ऊपर नहीं है, 70 से 80 के दरमियान है, 70 से ज़्यादा है तो फिर ग्रेड A होगा। अगर 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड B होगा। अगर 50 से ज़्यादा है उसकी फ़ीसद तो ग्रेड C होगा। अगर 40 से ज़्यादा तो ग्रेड D। और अगर 33 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा नहीं लेकिन 33 और 40 के दरमियान है तो ग्रेड E होगा। लेकिन अगर 33 से भी ज़्यादा नहीं है तो जाहिर सी बात है 33 से कम होगी, 33 से कम वाला फेल होता है तो ग्रेड F होगा। और आखिर में हम ग्रेड की जो कीमत है वो दिखा देंगे। जो ग्रेड की कीमत होगी वो हमने यहाँ साथ साथ दी होगी, ग्रेड को कौन सी कीमत देनी है। तो देखते हैं इसको। हमने यहाँ पर क्या किया, इनपुट में ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पे चूंकि हमारे पास इनपुट है तो इनपुट के लिए हम क्या करते होते हैं, पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पे पैरेललोग्राम जो कि हमारे पास इनपुट की लामत है वो लगानी होती है। तो इनपुट की लामत मैंने लगा ली यहाँ पे। इनपुट की लामत लगाने के बाद इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, मुतवाज़िल अज़ला। इसके बाद हमने यहाँ पे परसेंटेज मालूम की, परसेंटेज का हिसाब लगाया कि कितने फ़ीसद उसने नंबर लिए। उसका जो कुलिया होता है हमारे पास वो ये होता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स को तकसीम करते हैं हम टोटल मार्क्स से, यानी जो हासिल करदा नंबर हैं उसको हम तकसीम करते हैं मजमूई नंबरों से, और उसको जो भी जवाब आता है उसको ज़रब कर देते हैं 100 से। जब 100 से ज़रब कर देंगे तो हमारे पास जो उसकी परसेंटेज है कि कितने फ़ीसद इसके नंबर हैं वो निकल आएंगे। और ये जो हमारे पास जवाब आया इसका हिसाब करने के बाद वो किस में चला गया, परसेंटेज में चला गया। अब हमने ये जो परसेंटेज की कीमत है इसका मुआवजा करना है, इसको देखना है कि इसकी कीमत जो है वो किससे ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा या 33 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक शर्त लगा दी, यहाँ पे फैसला साजी करने लगे हम मशरूत तरीके से। यहाँ पे हमने लिखा कि परसेंटेज की कीमत बड़ी है 80 से, यानी परसेंटेज ग्रेटर देन 80। परसेंटेज की जो कीमत है अगर वो बड़ी है 80 से, अगर ऐसा है इसका मतलब है ग्रेड होगा A+। तो यस की तरफ चला जाएगा और ग्रेड को क्या कीमत दे देगा, A+। तो ग्रेड की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, A+ हो जाएगी। तो A+ ग्रेड में चला जाएगा और यहाँ से उसने देखे नीचे आना, फिर उस तरफ कुछ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो इस तरफ आ गया। जब इस तरफ आ गया तो इस तरफ हमें ये तीर का निशान बता रहा है कि इधर आना है और यहाँ से आ जाना है इधर, और यहाँ पे आउटपुट में क्या दिखा देना है, ग्रेड की कीमत। तो ग्रेड की कीमत क्या लेकर आया वो यहाँ से A+, तो इसका मतलब उसका ग्रेड होगा A+, और यहाँ से फिर नीचे आएगा और एंड कर देगा, इस सबको छोड़ देगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं कि परसेंटेज 80 से ज़्यादा नहीं है, यानी अगर उसके जो हमने परसेंटेज निकाली है वो 80% से ज़्यादा नहीं है, तो 9 की तरफ आएगा। जब 9 की तरफ आएगा तो फिर देखेगा क्या परसेंटेज 70% से ज़्यादा है। अगर 70% से ज़्यादा है, परसेंटेज ग्रेटर देन 70 लिखा हुआ है, अगर ऐसा है यस, तो फिर ग्रेड दे देगा A। और ग्रेड जब A दे देगा तो ग्रेड A देने के बाद भी उसने यहाँ से नीचे ही आना है यहाँ पे, और यहाँ से फिर उसी तरह से नीचे आया और यहाँ पे आके ग्रेड की वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट कर दिया और फिर फ्लो चार्ट को ख़त्म कर दिया एंड से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 70 से भी ज़्यादा नहीं है, नो, फिर चेक करेगा क्या परसेंटेज 60% से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो ग्रेड B होगा, फिर उसी तरह से यहाँ आके दिखा देगा ग्रेड B। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अगर 60% से भी ज़्यादा नहीं है तो नो, फिर देखेगा क्या 50% से ज़्यादा है। अगर 50% से ज़्यादा है तो ग्रेड C, और फिर यहाँ से उसी तरह से प्रिंट कर देगा ग्रेड। यानी ग्रेड इस बार क्या है, अगर 50% से ज़्यादा है तो C। अगर ऐसा नहीं है, नो, तो फिर देखेगा कि क्या 40% से ज़्यादा है। अगर 40% से ज़्यादा है यस, तो ग्रेड D और प्रिंट कर देगा ग्रेड। अगर 40% से भी ज़्यादा नहीं है तो देखेगा क्या परसेंटेज 33% से ज़्यादा है। अगर 33% से ज़्यादा है तो ग्रेड E, उसके बाद प्रिंट ग्रेड। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, 33% से भी ज़्यादा नहीं है, नो, तो फिर नीचे आएगा और ग्रेड दे देगा F, यानी फेल है, और ग्रेड F के बाद प्रिंट कर देगा ग्रेड और उसके बाद ख़त्म कर देगा इसको। हम यहाँ पर जो इसकी कीमत है वो देकर चेक करते हैं। हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि परसेंटेज जो है वो है 62।
अब ये जो यहाँ पे शर्त लगी है ये 9 है, गलत है, क्योंकि परसेंटेज की कीमत है 62 और यहाँ पे 80% से बड़ा नहीं होता 62, तो 9 की तरफ आएगा, क्योंकि ये गलत हो गई है, दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे आएगा क्या परसेंटेज की कीमत 70 से ज़्यादा है, नहीं, ये भी 9 की तरफ आ जाएगा, क्योंकि 62 जो है वो 70 से कम होती है वैल्यू, कीमत। 9 पे आया और देखा क्या परसेंटेज 60 से बड़ी है, बिल्कुल परसेंटेज की कीमत 60 से तो बड़ी है क्योंकि 62 है, तो यस की तरफ जाएगा और ग्रेड दे देगा बी। जो कीमत है वो किसको मिल जाएगी, ग्रेड को, और यहाँ से फिर नीचे उसी तरह से आएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा ग्रेड की कीमत, और ग्रेड की कीमत हमारे पास क्या है, बी है। इस तरह से इसको एंड कर देगा। तो हमारे पास जो मिसाल नंबर 9 थी वो भी हमने कर ली। अब इसमें अगर उसकी परसेंटेज जो है वो 80 से ज़्यादा यानी 81 आती है, 90 आती है, 95 आती है, 92 आती है, कितनी भी आती है, तो सब सूरतों में ग्रेड A+ ही यहाँ से उसको मिलना है, ग्रेड की कीमत A+ ही होनी है और यहाँ से फिर प्रिंट हो जानी है। इसी तरह से वो बारी बारी इसको चेक करता चला जाएगा और एक एक करके उसको देखता चला जाएगा। आप कोई भी यहाँ पे परसेंटेज देखें और अपने तौर पे कोई भी परसेंटेज फ़र्ज़ कर लें और फ़र्ज़ करने के बाद आप यहाँ पे से उसको चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया। मिसाल के तौर पे अगर परसेंटेज जो है वो होती है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 32 है, ये समझाने के लिए कि उसने ये जो ग्रेड F है वो किस तरह से देना है। अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो परसेंटेज है उसकी कीमत आई है 32, यहाँ पे जब हिसाब हुआ तो ये भी फॉल्स यानी गलत हो गई ना, 9 की तरफ आएगा, ये भी गलत, 9 की तरफ आएगा, ये भी गलत, क्योंकि 80 से ज़्यादा नहीं है, 70 से ज़्यादा नहीं है, 60 से ज़्यादा भी नहीं है, 50 से भी नहीं है, 40 से ज़्यादा भी नहीं है और 33 से ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 32 है, 33 से कम है। तो फिर 9 यानी इस तरफ आएगा, यानी यस इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ पे आया और यहाँ आके उसने कह दिया ग्रेड क्या है, F है, और फिर यहाँ पे आके यहाँ से तो उसने नीचे आना ही है, ये तीर का निशान हमें बता रहा है कि यहाँ से नीचे जाना, और यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा ग्रेड की कीमत, और ग्रेड की कीमत क्या है, इस बार F है, तो F दिखा देगा, उसके बाद एंड कर देगा। तो उम्मीद है कि मिसाल नंबर 8 और मिसाल नंबर 9 आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा मिसाल नंबर 8 और मिसाल नंबर 9, इनमें फ़्लो चार्ट को किस तरह से बनाया गया है और फ़्लो चार्ट किस तरह से काम कर रहे हैं। आपने देखा कि मिसाल नंबर 8 में हमने सारिफ से 3 गैर मुसावी अदाद लिए और उनमें से जो सबसे बड़ा अदद था वो हमने तलाश किया। अब ये इस तरह का फ़्लो चार्ट बन चुका है कि आप इसमें कोई भी अदद दें, वो आपको जो सबसे बड़ा अदद है वो निकाल कर दे देगा। इसी तरह से जो हमने मिसाल नंबर 9 की है उसमें किसी भी मज़मून के जो हासिल करदा नंबर हैं और जो मजमूई नंबर हैं वो लेने के बाद हम उस मज़मून का ग्रेड तलाश कर सकते हैं। यानी ये हमने एक नमूना तैयार कर लिया है फ़्लो चार्ट की शक्ल में, जिसमें कोई भी कीमत आप दें हासिल करदा नंबर की और मजमूई नंबर की, आपको वो उससे मुतल्लिका जो भी ग्रेड बनता है वो बिल्कुल सही बताएगा। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों मिसालों की समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।